स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं और प्रस्तुत करता हूं आज का ये स्पेशल एपिसोड जिसमें हम लोग स्टडी कर रहे हैं क्या भारत का संविधान। और भारत के संविधान के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ रहे हैं काउंसिल ऑफ स्टेट, जिसको आजादी के बाद राज्यसभा का नाम मिला था। राज्यसभा क्या होती है, इसके सदस्यों की संख्या कितनी होती है, राज्यसभा का कोरम क्या होता है, या राज्यसभा के पदाधिकारी कौन कौन होते हैं, राज्यसभा की पहली बैठक कब आयोजित किया गया था, राज्यसभा का नाम किसने परिवर्तित किया था, राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है, राज्यसभा के मनोनीत किए गए पहले व्यक्ति कौन थे, या राज्यसभा से संबंधित अनुसूचियां कौन सी हैं, स्वतंत्रता पूर्व राज्यसभा का नाम क्या हुआ करता था, या राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, न्यूनतम कितनी हो सकती है, किस राज्य में कितनी सदस्य संख्या है, इन तमाम बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। आप मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहें और प्रयास करें कि मेरे द्वारा उत्तर बताए जाने से पहले स्वयं आप उत्तर देने का जो है प्रयास करें। पहला प्रश्न, राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, राज्यसभा में अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो जैसा कि मैंने पढ़ाया तो आप लोगों को बताया कि राज्यसभा जो है ये उच्च सदन है। कौन सा सदन है? उच्च सदन, अपर हाउस जिसको हम लोग कहते हैं, उच्च सदन, उच्च सदन है। इसे स्थायी सदन भी कहा जाता है, स्थायी सदन कहा जाता है। स्थायी सदन इसलिए कहा जाता है कि राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, बल्कि प्रत्येक दूसरे वर्ष इसके एक तिहाई सदस्य रिटायर्ड हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। उच्च सदन इसलिए कहा जाता है कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है सदस्यों का, लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल जो है, इनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा पहले अस्तित्व में आई थी, लोकसभा बाद में अस्तित्व में आई, इसलिए भी इसे उच्च सदन के नाम से संबोधित किया जाता है। राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, अधिकतम संख्या जो है राज्यसभा में सीटों की कितनी हो सकती है? जी हाँ, 250 हो सकती है। कितनी? 250। इस 250 में लगभग 238, कितना? 238 जो है राज्यों से प्रतिनिधि जो है निर्वाचित किए जाते हैं, यानी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से, जबकि शेष जो 12 सदस्य जो हैं वो मनोनीत किए जाते हैं। और कौन मनोनीत करता है? जी हाँ, आर्टिकल 80 के तहत इसे मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति महोदय। यह व्यवस्था आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। लेकिन वर्तमान समय में पूछे कि राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे कि 245। वर्तमान में कितनी है? 245 है। कितनी है? 245। और इस 245 में आपको बता दें कि 12 जो है यहां पर भी मनोनीत होते हैं, यहां तो कोई चेंजेस नहीं हो सकता है, मनोनीत किए जाते हैं। लेकिन शेष जो है 229 जो है राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों में से 229 ये निर्वाचित होते हैं। निर्वाचित का मतलब कि इनका इलेक्शन होता है, ये निर्वाचित किए जाते हैं। जबकि ये जो है इलेक्टेड नहीं होते हैं, बल्कि नॉमिनेटेड होते हैं, मनोनीत किए जाते हैं, जिनका संबंध जो है कला, खेल, विज्ञान, समाज सेवा से होता है। जो निर्वाचित हैं उसमें राज्य से कितने हैं, राज्यों से कितने हैं? तो आप कहेंगे कि राज्यों से इनकी संख्या 225, और केंद्र शासित प्रदेश जो यूनियन टेरिटरी हैं इनसे कितनी होती है? तो आप कहेंगे कि इनकी संख्या जो है राज्यों से होती है कितनी। हालांकि अब ये जो है समीकरण जो है बदला है, क्योंकि यूनियन टेरिटरी से जो है ये करीब कितना, तो दिल्ली से 3,
एक जो होगा पौंडीचेरी से और 4 हो गए जम्मू कश्मीर से। तो टोटल कितना हो गया? तो आप कहेंगे कि टोटल जो है हो गया कितना? 8 सदस्य जो है लिए जाते हैं। कहां से? तो केंद्र शासित प्रदेशों से। तो राज्यों से अब कितने होंगे? 221 होंगे। इस समीकरण को जो है आप याद रखेंगे। लेकिन अपने भारतीय संविधान में इसका उल्लेख किया गया है कि राज्यों से अधिकतम, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अधिकतम इतना होंगे, जबकि 12 जो है मनोनीत होंगे। लेकिन हकीकत में व्यवस्था इस समय ये चल रही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। जिन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं होती हैं, उनके प्रतिनिधि किस प्रकार चुने जाते हैं? जैसा कि आप जानते हैं राज्यसभा का उल्लेख कहां पर किया गया है? राज्यसभा का उल्लेख अनुसूची 4 में भी किया गया है। इसमें कोई किंतु परंतु आप कहेंगे कि बिल्कुल नहीं, अनुसूची 4 में किया गया है। और ये जो सदस्य होते हैं ये राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा चुने जाते हैं। किसके द्वारा? राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं। और राज्यों की जो विधानसभाएं होती हैं, जो असेंबली होती हैं, स्टेट असेंबली, उसके सदस्य को ही एमएलए कहते हैं, यानी विधायक कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। इसका मतलब कि राज्यसभा का जो सांसद होता है, राज्यसभा के सांसद को राज्यों की विधानसभाओं के विधायक जो है चुनते हैं। और जनसंख्या के आधार पर, पॉपुलेशन के आधार पर राज्यसभा में सभी राज्यों की जो है सीटें पहले से फिक्स हैं। जैसे उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक जो है राज्यसभा में 31 सीट है, महाराष्ट्र की उसके बाद होती है 19 सीट होती है, तमिलनाडु की 18 होती है। पूर्वोत्तर भारत में असम को छोड़ दिया जाए तो कसम से जितने भी राज्य हैं सबकी सिर्फ राज्यसभा में 1 सीट है। तो यहां कह रहा है कि जिन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभाएं हैं ही नहीं, तो विधानसभा कहां नहीं है? तो आप कहेंगे कि लक्षद्वीप में नहीं है, यहां नहीं है। और कहां नहीं है? अंडमान निकोबार में नहीं है। और कहां नहीं है? तो दादर नागर हवेली और दमन दीव में नहीं है। दादर नागर हवेली और दमन दीव में राज्यसभा नहीं है, सॉरी विधानसभा नहीं है। तो विधानसभा नहीं है तो इनके प्रतिनिधि, हकीकत तो यह है कि राज्यसभा में है ही नहीं। लेकिन अगर जो है संसद चाहे तो विशेष प्रावधान के तहत जो है इनका निर्वाचन मंडल जो है संसद के द्वारा जो है विशेष प्रतिनिधियों के द्वारा इनका प्रतिनिधि राज्यसभा में भेजा जा सकता है। तो दिए हुए प्रश्न के अनुसार ये विकल्प, विशेष निर्वाचक मंडल के द्वारा इनके प्रतिनिधि चुने जा सकते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि दादर नागर हवेली, दमन दीव भारत का सबसे नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश है। उसके अलावा आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये आपका ये लक्षद्वीप, ये कुछ ऐसे हैं जिनके प्रतिनिधि राज्यसभा में नहीं है। यानी ये समझ लो कि जहां विधानसभा नहीं है, जिन केंद्र शासित प्रदेशों में, उनके प्रतिनिधि राज्यसभा में नहीं है। लेकिन अगर संसद चाहे तो जो है विशेष निर्वाचक मंडल का प्रावधान करके और ऐसा किया जा सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन होता है संचयी मत पद्धति के द्वारा, बिल्कुल गलत है। सापेक्ष मत पद्धति के द्वारा, ये भी गलत है। सूची पद्धति, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा जो है किया जाता है और अप्रत्यक्ष रीति से किया जाता है, इनडायरेक्ट वोटिंग सिस्टम से जो है किया जाता है। लोकसभा का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष होता है। इस समय जो चल रहा है वो प्रत्यक्ष चल रहा है, प्रत्यक्ष रीति से चुनाव हो रहा है। हम लोग जाते हैं पोलिंग बूथ पर जो है पहुंच करके और अपने पसंदीदा सांसद को चुनते हैं। वो अलग बात है कि पूरे 5 वर्ष में फिर कभी नहीं देखते हैं। लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं होता है। हमारे जो चुने हुए विधायक हैं उन विधायकों के द्वारा राज्यसभा के सांसदों को चुना जाता है। इसलिए ये इनडायरेक्ट है और ये डायरेक्ट है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अनुसार ठीक वैसे ही होता है जैसे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। अगला प्रश्न को हम लोग देखें।
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? राज्य का क्षेत्रफल? नहीं, बिल्कुल नहीं। राज्यों की जनसंख्या? इस पर निर्भर करता है, क्षेत्रफल पे निर्भर नहीं करता है। राज्यों की जनसंख्या और प्रति ना प्रथम 5 सांसद, 10 लाख की जनसंख्या, प्रथम 5 सांसद 10 लाख की जनसंख्या पर, और उसके बाद जो है 20 लाख की जनसंख्या पर, 20 लाख की जनसंख्या। यानी किसी भी राज्य में जो प्रथम 5 सांसद होंगे राज्यसभा में, वो प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर होंगे। यानी जिस राज्य की जनसंख्या 50 लाख से अगर ऊपर गई तो वहां राज्यसभा सीटों की संख्या 5 से अधिक होगी। लेकिन प्रथम 5 जो होंगे 10 लाख की जनसंख्या पर, और उसके बाद जो है 20 लाख की जनसंख्या पर। लेकिन ध्यान रहे, किसी राज्य की अगर जो है जनसंख्या 70 लाख है तब तो वहां पर 6 सांसद जो है उसके लिए राज्यसभा में होंगे। लेकिन 60 लाख है तो इस कंडीशन में उस राज्य का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व तो बस 5 ही सांसद का होगा, क्योंकि 6 तभी होंगे जब जनसंख्या 70 लाख की होगी। यानी प्रथम 5 के लिए 50 लाख और छठवां के लिए 20 लाख। लेकिन 60 लाख हो गया या 70 से कितना भी कम रहे, 50 से अधिक रहे, कोई मतलब नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है देखते हैं। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित राज्यों के युग्मों में से किसको राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व जो है मिला हुआ है? तो राज्यसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व अगर जो है पूछा जाए कि किसको मिला है, तो आप कहेंगे कि उत्तर प्रदेश जिंदाबाद। जनसंख्या के मामले में तो जाहिर सी बात है 31 सीटें जो है मिली हुई है। आप कहोगे कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या तो 20 करोड़ से जो है अधिक है, लेकिन ध्यान रहे 1971 वाली जनसंख्या के आधार पर ही ये सीटों का आवंटन है। लोकसभा में भी सीटों का आवंटन 1971 वाली जनसंख्या के आधार पर है, न कि वर्तमान जनसंख्या के आधार पर है। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में कितने? 19। तमिलनाडु में कितने हैं? आप कहेंगे 18 हैं। यहां पूछ रहा है आंध्र प्रदेश 11, मध्य प्रदेश 11, गुजरात अगर यहां लिखा होता तो यहां पर भी जो है राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 11। बिहार और पश्चिम बंगाल में कितनी है? तो बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों जगह जो है सदस्यों की संख्या 16 है। कितनी? 16। और ओडिशा और राजस्थान में कितनी है? तो आप कहेंगे 10 है। कितनी? 10। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? अंतिम विकल्प सही होगा। भारत में कुल पूर्वोत्तर भारत में असम को छोड़ करके जितने भी 6 राज्य हैं, यानी मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ये सब के सब यहां पर राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 1। तो नॉर्थ ईस्ट के जो है कितने? नॉर्थ ईस्ट के जो है 6 स्टेट प्लस नॉर्थ ईस्ट के 6 राज्य प्लस गोवा, और भारत का सबसे छोटा राज्य जनसंख्या के आधार पर सिक्किम। इन यहां भी एक, यहां भी एक, और 6 ये हो गए तो कितने हो गए? 8 हो गए। तो कभी कभी आपसे यही पूछ लेता है कि भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जहां राज्यसभा के सीटों की संख्या सिर्फ 1 है, तो ऐसे राज्यों की संख्या 8 है। लेकिन इसमें केंद्र शासित प्रदेश जोड़ेंगे तो फिर ये 9 हो जाएंगे, क्योंकि पुडुचेरी वहां पर भी राज्यसभा की सीट कितनी है? 1। कहां पर? पौंडीचेरी में। पौंडीचेरी में भी ये संख्या कितनी है? तो आप कहेंगे सिर्फ 1 है। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? अंतिम विकल्प जो है सही होगा।
राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? मैंने अभी बताया, उत्तर प्रदेश 31, महाराष्ट्र 19, तमिलनाडु 18, उसके बाद बिहार जिंदाबाद कितना 16, वेस्ट बंगाल जिंदाबाद कितना 16। तो ऐसे आप सबसे कम उनको याद कर लीजिए, सबसे अधिक उनको याद कर लीजिए, फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं। यूपी को इसलिए याद करिए कि यूपी में सबसे अधिक है। उत्तर प्रदेश से बाहर जिस राज्य के हैं तो आप इसलिए याद करिए कि आप उस राज्य के हैं। और सबसे कम जो है 6-7, उनकी संख्या 8 है। 8 है राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश है पौंडीचेरी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को देखा जाता है, लोकसभा की भांति राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। बिल्कुल सही है, किंतु प्रत्येक 2 वर्ष लोकसभा की भांति राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। बिल्कुल, लोकसभा तो जो है भंग हो जाती है, हर 5 साल के बाद जो है लोकसभा जो है भंग होती है, लेकिन हर 5 साल के बाद लोकसभा अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद समाप्त हो जाती है, भंग हो जाती है। लेकिन राज्यसभा कभी नहीं, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद उसके 1/4 सदस्य ना 1/3 सदस्य, पीछे बताया तो था, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद उसके 1/3 सदस्यता समाप्त हो जाती है, यानी वो रिटायर्ड हो जाते हैं। तो इस समय कुल कितने हैं? 245 हैं। कितने? 245। तो 245 का जो है 1/3 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? तो इतना हो जाएगा। अब चूंकि दशमलव में तो ये आएंगे नहीं, तो इसलिए सीधे सीधे जो है कितना रख दिया जाता है? इतना रख दिया जाता है। यानी आपसे जो है ये पूछे कि प्रति वर्ष जो है कितने सदस्य इसके प्रति वर्ष दूसरे वर्ष जो है रिटायर्ड हो जाते हैं, तो 82 सीटें राज्यसभा में खाली हो जाती हैं। कभी ऐसा होता है कि वैसा हो जाए। कैसा? राज्यसभा का सदस्य त्यागपत्र दे दे। राज्यसभा का सदस्य हमेशा त्यागपत्र देता है राज्यसभा के सभापति को, और राज्यसभा का जो सभापति यानी चेयरमैन होता है वो अपना वाइस प्रेसिडेंट होता है, उपराष्ट्रपति होता है। त्यागपत्र दे दिया तो वो सीट खाली हो गई। हालांकि ऐसा करता वो नहीं है, क्योंकि 5 करोड़ उसको काट रहा है, जो त्यागपत्र दे दे। लेकिन अगर ऐसा हो या उसकी मौत हो जाए कार्यकाल के दौरान, तो इस बात का जो है हमेशा ध्यान रखेंगे, जो सीट खाली होगी, मान लीजिए कि एक सांसद जो है चला गया, ये सीट खाली होगी, तो वहां पर अब मध्यावधि चुनाव होगा या उसको कह लो उपचुनाव होगा। कौन सा चुनाव होगा? उपचुनाव होगा। और उपचुनाव होगा तो हमेशा उपचुनाव जो है शेष समय के लिए होता है। इस बात को जो है ध्यान रखिएगा। अगर राज्यसभा का कोई सदस्य जिसकी मौत जो है 3 बरस बाद जो है हो गई, यानी 3 बरस तक तो कार्यकाल में रहा, अभी 3 बरस बाकी ही था तब तक, तो अब जो उपचुनाव होगा वो नया जो है यहाँ पर जो सदस्य आएगा वो 3 वर्ष के लिए आएगा, न कि जो है 6 वर्ष के लिए आएगा। तो हमेशा उपचुनाव शेष समय के लिए होता है, चाहे लोकसभा में या फिर राज्यसभा में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकती है, जिंदाबाद। राज्यसभा निरंतरता का प्रतीक है, ये भी जिंदाबाद। राज्यसभा के 2/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर पद मुक्त हो जाते हैं, ये भी सही है। राज्यसभा में प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों में सीटों का आवंटन संविधान की 4वीं अनुसूची के द्वारा जो है नियत किया जाता है। नहीं, राज्यसभा में प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों में सीटों का आवंटन संविधान की 4वीं अनुसूची के द्वारा नियत किया जाता है। इसका 4वीं अनुसूची में उल्लेख किया गया जरूर है, लेकिन सीटों का जो आवंटन होता है जनसंख्या के आधार पर निश्चित किया जाता है। और मैंने बताया कि प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक, और उसके बाद जो है 20 लाख 50 लाख के बाद प्रत्येक 20 लाख की जनसंख्या पर जो है एक राज्यसभा सीट का आवंटन किया जाता है। तो दिए हुए प्रश्न में राज्यसभा
कौन सा कथन सही नहीं है? निरंतरता का प्रतीक है, ये भी सही है। 2/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, 2/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष नहीं, 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर जो है पद मुक्त हो जाते हैं, पद मुक्त होते हैं। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा उत्तर होगा? यही उत्तर होगा, क्योंकि पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, तो ये सही नहीं है। 1/3 सदस्य, ये कथन जो है ये राज्यसभा में प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों में सीटों का आवंटन संविधान की 4वीं अनुसूची के द्वारा नियत किया जाता है। यहाँ पर इसका उल्लेख किया गया है कि किस राज्य की कितनी सीटें हैं, लेकिन आवंटन इसके अनुसार नहीं होता है, जनसंख्या के आधार पर होता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन सही है? आइए देखते हैं। राज्यसभा के सभी सदस्य का निर्वाचन राज्यों की विधानसभाएं करती हैं। बिल्कुल सही। एक लाइन में कहो तो एमएलए करते हैं, और एमएलए को ही तो विधायक कहा जाता है। तो विधायक जी लोगों के द्वारा राज्यसभा के सांसदों का निर्वाचन किया जाता है, निर्वाचन किया जाता है। अगला प्रश्न, और इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे कि निर्वाचित सदस्य ही हिस्सा लेते हैं, निर्वाचित, मनोनीत नहीं लेते हैं। अब तो विधानसभाओं में मनोनीत रही कहां गए, क्योंकि 104वां संविधान संशोधन के तहत जो एक एंग्लो इंडियन का नॉमिनेशन किया जाता था राज्यपाल के द्वारा, उसे समाप्त कर दिया गया है। तो अब तो निर्वाचित ही हैं, मनोनीत तो रह ही नहीं गए। दूसरा विकल्प कह रहा है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति यानी एक्स ऑफिस चेयरमैन होता है, अतः राज्यसभा का कोई सदस्य ही उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकता है। ये 200% जो है गलत है, 200% गलत है, क्योंकि उपराष्ट्रपति यानी चेयरमैन ऑफ अपर हाउस, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य होता ही नहीं है ना। तो दिए हुए प्रश्न में कह रहा है कि कौन सा कथन सही है? पहला सही था, दूसरा गलत है। लोकसभा और राज्यसभा में एक बात में अंतर है कि लोकसभा का निर्वाचन कोई भी प्रत्याशी सामान्यतः वहीं का होना चाहिए जहां से वो प्रत्याशी बन सकता है। ये भी गलत है, ये भी गलत है, क्योंकि अगर लोकसभा की बात किया जाए तो वर्तमान प्रधानमंत्री महोदय गुजरात के रहने वाले हैं, लेकिन सांसद कहां से हैं? वाराणसी से। वो आए तो कहे कि मुझको गंगा मैया ने बुलाया है, अच्छी बात है। राहुल गांधी जाकर के केरल से चुनाव लड़ गए, तो भारत में लोकसभा और राज्यसभा का इलेक्शन लड़ने के लिए उस राज्य का निवासी होना जरूरी नहीं है, बल्कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा जारी की गई मतदाता सूची में बस आपका नाम होना जरूरी है। भारत के संविधान में राज्यसभा के नामित सदस्य की मंत्री पद पर नियुक्ति का स्पष्ट शब्दों में निषेध है। गलत बात है, बिल्कुल गलत है। राज्यसभा का अगर कोई व्यक्ति नॉमिनेट कर लिया जाता है तो वो मंत्री बनाया जा सकता है। तो दिए हुए प्रश्न में पहला विकल्प ही सही है, बाकी सब ना। अगला प्रश्न, लोकसभा और राज्यसभा में गढ़पूर्ति यानी कोरम संख्या क्या है? ये लोकसभा ऐसे होना चाहिए था, ऐसे। लोकसभा और राज्यसभा में गढ़पूर्ति कितनी होनी चाहिए? तो कुल सदस्य संख्या का कितना? 1/10। कुल सदस्य संख्या का कितना? 1/10। जैसे राज्यसभा में कुल कितने सदस्य हैं? 245, तो इसका 1/10 का मतलब हो गया क्या? 24.5। और 24.5 तो सदस्य 24.5 सदस्य कहां से होंगे तो कंप्लीट 24 होंगे, नहीं तो 25 होंगे। आधा तीसरी वाली बात ही नहीं होगी उसमें। अभी वो आधा रहेगा तो जो संसद में पहुंच ही नहीं पाएगा, इसलिए इसको सीधा 25 कर देते हैं। तो या तो पूछेगा कि राज्यसभा में गणपूर्ति के लिए कितने सदस्यों की जरूरत होती है, तो संख्या में देगा तो 25, और नहीं तो कुल सदस्य संख्या का कितना? 1/10। लोकसभा की भी वही कहानी है।
लोकसभा में इस समय कुल कितने इसकी सदस्य संख्या है? 543। 543 का 1/10 का मतलब जो है 54.3, और 54.3 का मतलब सीधे सीधे क्या, यहाँ पर 55 सदस्य होने चाहिए और वहां पर जो है 25 होने चाहिए। इससे कम अगर सदस्य उपस्थित होंगे तो लोकसभा अध्यक्ष या फिर जो है राज्यसभा के सभापति को ये पूरा अधिकार है, पावर है कि वो जो है लोकसभा को या राज्यसभा को जो है उस दिन के लिए स्थगित कर दे। दिए हुए प्रश्न का तीसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न को देखिए, राज्यसभा का सदस्य कौन होता है? बड़ा अच्छा प्रश्न है। राज्यसभा का सदस्य कौन होता है? ये कह रहा है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष कभी राज्यसभा का सदस्य हो ही नहीं सकता, क्योंकि लोकसभा का सदस्य ही लोकसभा का अध्यक्ष हो सकता है, और एक ही व्यक्ति दोनों राज्यसभा और लोकसभा का सदस्य हो ही नहीं सकते। तो लोकसभा अध्यक्ष कभी राज्यसभा का जो है सभापति होगा नहीं होगा, राज्यसभा का सदस्य होगा नहीं होगा। उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति तो होता है, लेकिन क्या गजब, सदस्य नहीं होता है। इसको याद रखेंगे। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का एक्स ऑफिस चेयरमैन होता है, बट ही इज नॉट मेंबर ऑफ अपर हाउस। उच्च जो है सभा का वो सदस्य नहीं होता है। अगला, राष्ट्रपति महोदय कोई सवाल ही नहीं होता है। जब तो बच कौन गया? प्रधानमंत्री। कौन बच गया? प्रधानमंत्री। इस तरह दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा उत्तर सही होगा? दिए हुए प्रश्न का तीसरा उत्तर 100% सही है। प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य हो सकता है, जैसे इंदिरा गांधी जी, इंद्र कुमार गुजराल, मनमोहन सिंह, ऐसे भारत के प्रधानमंत्री हुए जो राज्यसभा के सदस्य थे और प्रधानमंत्री बने। एच.डी. देवगौड़ा तो न लोकसभा के न राज्यसभा के कुछ भी नहीं थे, उसके बाद प्रधानमंत्री बन गए। वो अलग बात थी कि बाद में जो है फिर उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण की, क्योंकि प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य जब सदस्य बनता है तो उसका लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य होना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर नहीं है तो विदिन 6 माह के अंदर लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण कर लेनी आवश्यक होती है। दिए हुए प्रश्न में तीसरा विकल्प जो है सही है। अगला, राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है? तो राज्यसभा के सभापति मतलब उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करेगा? राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य? जी नहीं, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य। यही सही है। राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाएं ये तीनों हिस्सा लेते हैं। इवन दैट कि दिल्ली और पौंडीचेरी में विधानसभा है तो उनके सदस्य भी जो है हिस्सा लेते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य हिस्सा लेते हैं। इसलिए दिए हुए प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं। राज्य के उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है? राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है? सभापति मतलब उपराष्ट्रपति, और उपसभापति, उपसभापति मैंने बताया कि राज्यसभा में कुल 3 पदाधिकारी होते हैं। राज्यसभा के जो है 3 पदाधिकारी, 3 ऑफिसर जो है होते हैं, और एक होता है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जिसको सभापति भी कहा जाता है, सभापति कहा जाता है। जब राज्यसभा की कार्यवाही होती है, राज्यसभा का सत्र चलता है और अध्यक्षता जब करता है उपराष्ट्रपति, तो उस समय वो जो है सभापति होता है, वो चेयरमैन होता है। लेकिन जब राज्यसभा का सत्र न चल रहा हो और अपने ऑफिस में जो है उपराष्ट्रपति जी उपस्थित हों, तो उस कंडीशन में अब वो सभापति नहीं होते, बल्कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा का दूसरा जो है उपसभापति, उपसभापति, और तीसरा जो पदाधिकारी ऑफिसर होता है राज्यसभा के पदाधिकारी या ऑफिसर, तीसरा कौन सा होता है? तो
आप कहेंगे महासचिव। कौन सा होता है? महासचिव। और महासचिव की हमेशा ये ध्यान रखना, ये इसकी जो है नियुक्ति की जाती है, ये नियुक्ति की जाती है, ये जो है कैबिनेट सचिव होता है और एक आईएएस रैंक का अधिकारी होता है। और सरकार का जो जितना बड़ा जो है चाटुकार होता है वहां बड़ा जल्दी आराम से पहुंच जाता है। इसकी नियुक्ति हमेशा उपराष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? उपराष्ट्रपति या सभापति कह लो, ये करते हैं। उपसभापति की नियुक्ति हमेशा जो है राज्यसभा सदस्य करते हैं। कौन? राज्यसभा के सदस्य। राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित और मनोनीत दोनों हिस्सा लेते हैं। हाँ, एक बात अच्छी बात यह है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल सिर्फ जो है 5 वर्ष का होता है, जबकि सभापति का कार्यकाल जो है 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 6 वर्ष का होता है। 6 वर्ष का जो है कार्यकाल होता है। महासचिव जो है ये भी 5 वर्ष के लिए जो है सॉरी 6 वर्ष के लिए ये होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उपसभापति का निर्वाचन राज्यसभा के सदस्य करते हैं। दिए हुए प्रश्न का दूसरा विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना कौन जारी करता है? मैंने बताया कि राज्यसभा में जो है प्रति दूसरे वर्ष कितने सदस्य जो है सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तो कुल 1/3 जो है रिटायर्ड हो जाते हैं। तो दूसरे वर्ष 1/3 चले गए, तो राज्यसभा में हर दूसरे वर्ष चुनाव होता है, जबकि लोकसभा में नॉर्मल कंडीशन में हर 5वें वर्ष चुनाव होता है। जैसे 2019 के बाद 2024 में चुनाव हो रहा है और सब कुछ सही रहा, मोदी जी इस बार भी 400 पार गए, तो समझ लीजिए कि अगला चुनाव फिर जो है 5 वर्ष बाद 2029 में होगा। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना जो है कौन जारी करता है? इलेक्शन कमीशन जारी करता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के द्वारा लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव कराए जाते हैं। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? पहला। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है? एकांतिक शक्ति का मतलब जो है राज्यसभा की आप कह लो कि व्यक्तिगत इसकी शक्ति है या राज्यसभा का विशेषाधिकार है। राज्यसभा के अलावा और ये कोई भी इस अधिकार किसी और के पास नहीं है। कौन कौन इसके अधिकार हैं? अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, बिल्कुल सही है। अगर जो है विशेष बहुमत के द्वारा आर्टिकल 312 में किए गए प्रावधानों के अनुसार अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास कर देती है, तब अखिल भारतीय सेवा का सृजन किया जाता है। किसके द्वारा? संसद के द्वारा। अगर ऐसा काम राज्यसभा न करे तो लोकसभा चाह करके भी नाक रगड़ करके रह जाए, लेकिन कोई अखिल भारतीय सेवा यानी ऑल इंडिया सर्विस की कोई जो है क्रिएशन नहीं हो सकता है। जैसे इस समय IAS, IFS, इसके बाद जो है IRS, लेकिन सबसे पहले राज्यसभा ने अपने इस शक्ति का जो है प्रयोग किया था कब? 1961 में, 1961 में, जब इन्होंने जो है इंजीनियरिंग सेवा को लाया, उसके अलावा जो है मेडिकल सेवा लाया और IFS यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन मेडिकल सर्विस और इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस। और जाहिर सी बात है उसमें IFS आज भी जो है चल रहा है। 1983 में भी इन्होंने अपने ये शक्ति का प्रयोग किया था और तब इन लोगों ने जो है तब ये प्रस्ताव पास करके और अखिल भारतीय एजुकेशन यानी इंडियन एजुकेशन सर्विस और इंडियन एग्रीकल्चर सर्विस को जो है पास किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखा जाता है, तो दिए हुए प्रश्न के अनुसार कौन सा विकल्प सही होगा? 15वां विकल्प जो है पहला विकल्प सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 का कौन सा विकल्प सही होगा? पहला विकल्प सही होगा। बढ़ते हैं अगले
प्रश्न की ओर। उससे पहले आपकी आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर हमारी संस्था के द्वारा ये जारी किया गया टेस्ट सीरीज, जिसको प्राप्त करने के लिए आप www.study91pro.com पर जाए, या नहीं तो फिर जो है इसे स्कैन करें या टोल फ्री नंबर पर कॉल करें। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कला, साहित्य, विज्ञान आदि क्षेत्रों में 12 सदस्यों को मनोनीत करने की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की गई है? आर्टिकल 80 के तहत की गई है। और यह प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? आप कहेंगे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से लिया गया। किस देश से? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? जी हाँ, तीसरा विकल्प 100% जो है सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को देखा जाता है, राज्यसभा सामान्य विधेयक को अधिकतम कितने अवधि के लिए रोक सकती है? जब सामान्य विधेयक होता है, धन विधेयक अधिकतम 14 दिन रोक सकती है राज्यसभा, लेकिन उसमें किसी तरीके का परिवर्तन नहीं कर सकती है। अगर परिवर्तन करे भी तो उसको लोकसभा मानने और न मानने के लिए जो है पूरी तरीके से स्वतंत्र होती है। राज्यसभा का उसमें कोई चारा नहीं चलता है। लेकिन सामान्य जो विधेयक हैं उनको राज्यसभा 6 महीने तक रोक सकती है। तो दिए हुए प्रश्न में जो है कौन सा विकल्प सही होगा? अंतिम विकल्प जो है सही होगा। संविधान संशोधन विधेयक है, इसको 6 महीने तक रोक सकती है, लेकिन धन विधेयक को अधिकतम 14 डेज। और धन विधेयक इनको पास करना ही है। अगर न भी पास करे राज्यसभा, अगर 14 दिन के बाद 15वां दिन ऑटोमेटिक को समझ लिया जाता है कि राज्यसभा ने पास कर दिया, चाहे ये पास करके वापस करे या न करे। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? पृथ्वीराज कपूर को किया गया था 1952 में। और नरगिस दत्त जो फिल्म अभिनेत्री थी, इसको जो है ये पहली फिल्म अभिनेत्री थी जिसको कि 1980 में जो है नॉमिनेट किया गया था। और सबसे अधिक फिल्मी दुनिया से ही अब तक राज्यसभा में पहुंचे भी हैं। अगला प्रश्न को देखिए, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? अभी तो बताया, संजय दत्त जो इस समय फिल्म अभिनेता है उसी की ये जो है मम्मा थी। सुनील दत्त की जो है ये पत्नी थी। सुनील दत्त खुद ही जो है कांग्रेस के बहुत अच्छे नेता भी रहे। निम्न में से कौन सा हिंदी साहित्यकार राज्यसभा का सदस्य था? रामधारी सिंह दिनकर। प्रश्नानुसार जो है रामधारी सिंह दिनकर जी रहे हैं, लेकिन सबसे पहले जो है अगर पूछता तो पहले कवि थे जिनका नाम था मैथिली शरण गुप्त जो है ये पहले व्यक्ति थे जिनको 1952 में पहले हिंदी कवि थे जिनको राज्यसभा की सदस्यता जो है प्रदान की गई थी, जिन्होंने लिखा था नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ नाम करो जग में रहकर। अगला प्रश्न देखिए, आओ, प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होते समय निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का सदस्य था? इंदिरा गांधी बिल्कुल, इंद्र कुमार गुजराल बिल्कुल, मनमोहन सिंह जी। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? जी हाँ, इसको ऐसे आप याद कर सकते हैं, क्या? IIM, यानी इंदिरा गांधी, इंद्र कुमार गुजराल और मनमोहन सिंह। अगला प्रश्न, राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? महासचिव, राज्यसभा की जो महासचिव होती है उसकी नियुक्ति किया जाता है चेयरमैन के द्वारा, सभापति के द्वारा, उपराष्ट्रपति के द्वारा, जबकि लोकसभा की जो महासचिव उसकी नियुक्ति की जाती है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। और एक कैबिनेट सचिव लेवल का ये अधिकारी होता है और इसका जो प्रमुख कार्य होता है राज्यसभा या लोकसभा की जो कार्यवाही होती है उसके समस्त दस्तावेज का संरक्षण, रखरखाव या कौन सा दस्तावेज कब जो है प्रस्तुत किया जाना है, क्या करना है, ये सारा जो है मामला कैबिनेट सचिव लेवल का अधिकारी महासचिव ही देखता है। स्नेहलता श्रीवास्तव जो कि लोकसभा की पहली महिला महासचिव रही थी, सॉरी यहाँ तो राज्यसभा की पूछ रहा है, राज्यसभा का पूछेगा तो वो थी VS रमा देवी।
वीएस रमा देवी ये 1993 में बनाई गई थी, 1993 में। और वीएस रमा देवी शायद आपको पता होगा, ये पहली महिला इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन भी रही थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न को जो है देखा जाए, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? राज्यसभा का गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 को। राज्यसभा को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो पहले इसे काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से जाना जाता था। आगे चल करके सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि देश के पहले उपराष्ट्रपति थे, उन्होंने ही इसका नाम परिवर्तित किया और उसको राज्यसभा किया। हालांकि इसका नाम 1957 में बदला गया था। राज्यसभा की पहली बैठक जो है कब हुई थी? 13 मई 1952 को। क्योंकि आप सोच सकते हैं, पूछ सकते हैं, राज्यसभा के सदस्यों की नियुक्ति विधानसभा के सदस्यों के द्वारा की जाती है। तो आजादी के बाद तो विधानसभाएं थी ही नहीं अभी, तो पहला राज्यसभा बनी कैसे? तो जो विधानसभा थी, विधानसभा जो 24 जनवरी 1950 को अपनी अंतिम बैठक की और उसके बाद उस समय की विधानसभा को ही अंतरिम संसद में राज्यसभा में कन्वर्ट कर दिया गया था। लेकिन इलेक्शन के आधार पर इसका जो है गठन, अगर जो है चुनाव के आधार पर, तो 3 अप्रैल 1952 को किया गया था। और इसकी पहली बैठक जो हुई थी 13 मई 1952 को हुई थी। राज्यसभा के पहले समूह का सेवानिवृत्ति कब हुआ था? तो ठीक उसी से एक दिन पहले, यानी 2 अप्रैल 1900 पहले समूह का सेवानिवृत्ति जो है पूछ रहा है, तो सही है, 2 अप्रैल 1954 को, क्योंकि 2 वर्ष के बाद ही 1/3 सदस्य जो है हटेंगे। तो 2 वर्ष के बाद यानी 52 में जो है राज्यसभा का पहली बैठक हुई और जो है 54 में। अगला प्रश्न, राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राज्यसभा की अधिकतम अनुज्ञेय संख्या 250 है। हाँ। राज्यसभा में 238 राज्यों से और संघ शासित क्षेत्रों से अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, ये भी सही है। अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन जैसे मामलों में लोकसभा के साथ समान रूप से विधायी शक्तियां हैं, नहीं, इसको जो है एक छत्र राज्य प्राप्त है। आर्टिकल 312 के तहत राज्यसभा अखिल भारतीय सेवा से संबंधित विधेयक को पास करती है और तब जाकर के जो है लोकसभा उस अखिल भारतीय सर्विस के संदर्भ में विधेयक लोकसभा में लाती है। और वो जैसे आजकल जो है बड़ा चल रहा है कि इंडियन जुडिशरी सर्विस जो है लाई जाए, क्योंकि न्यायपालिका वह क्षेत्र है जहां पर इलेक्शन तो कराए, वहां पर जो है परीक्षाएं तो कराई जाती है। स्टेट पीसीएस के थ्रू जो है जज जो निर्वाचित किए, जो जज जो है सेलेक्ट किए जाते हैं, इलेक्ट नहीं सेलेक्ट किए जाते हैं। दुर्भाग्य है कि वो जिला अदालतों में ही जो है चक्कर काटते रह जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट तक पहुंच ही नहीं पाते। और जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जो है जज बनते हैं उनके लिए कोई परीक्षा का प्रावधान नहीं है। दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही है? पहला और दूसरा, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन 100% सही है। अगला देखिए, राज्यसभा के सदस्य बनने हेतु अर्हताओं के संदर्भ में निम्नलिखित अभिकथन पर विचार कीजिए और उसके नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर को चुनिए। क्या उम्र कम से कम 30 वर्ष होना चाहिए? बिल्कुल सही है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष। जहां से अभ्यर्थी को निर्वाचित किया जाता है उस राज्य की मतदाता सूची में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं है। अब मोदी जी चुनाव लड़ते हैं वाराणसी से, तो उत्तर प्रदेश के निर्वाचन क्षेत्र में उनका नाम तो होगा नहीं, नहीं मतदाता सूची में होगा तो वहीं पर गुजरात में। मनमोहन सिंह रहे,
जब तक ये प्रधानमंत्री रहे राज्यसभा के ये सदस्य जो है असम से बनाए गए थे, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। राज्य के अंतर्गत लाभ का पद धारित नहीं होना चाहिए, हाँ ये सही है, लाभ का पद धारित नहीं होना चाहिए। लाभ का मतलब भारत के संविधान के अनुसार एक सफाई कर्मचारी का जो पद है वो लाभ का पद है, जबकि कैबिनेट मंत्री का जो पद है वो लाभ का पद नहीं है। यानी जहां सबसे अधिक लाभ है वो लाभ का पद नहीं है, और जहां लाभ जैसी कोई चीज ही नहीं है वो लाभ का पद है। इसीलिए तो ये विरोधाभास की विषय वस्तु कही जाती है। एक लाइन में समझ लीजिए कि जो सरकारी कर्मचारी है वो लाभ का पद है, सरकारी कर्मचारी नहीं है तो लाभ का नहीं, फिर तो लोभ का पद है। बहरहाल दिए हुए प्रश्न के अनुसार कौन सा विकल्प जो है सही होगा, पहला और तीसरा ये सही है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कारण और कथन वाले प्रश्न जो है ज्यादा हैं, और वो इसलिए भी कि जो परीक्षाएं अब सामने खड़ी हैं उन परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न पूछे ही जाएंगे। केवल राज्यसभा में यह शक्ति निहित है कि वह घोषणा करे कि राज्य सूची में किसी विषय के संबंध में राष्ट्रहित में संसद विधि बना सकती है। बिल्कुल सही है, और ये आर्टिकल 249 के तहत जो है दिया गया है। यह है क्या, दरअसल राज्य सूची मैंने पढ़ाया था आपको, तो बताया कि 7वीं अनुसूची में 3 तरह की जो है अनुसूचियां हैं। एक राज्य सूची, दूसरा संघ सूची, तीसरा समवर्ती सूची। राज्य सूची यानी स्टेट लिस्ट वो होती है जिस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ राज्य को होता है, केंद्र को नहीं होता है। संघ सूची के विषय वो है जिस पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है, राज्य सरकारें नहीं बना सकती। समवर्ती सूची यानी उसमें उन विषयों का उल्लेख किया गया है जिसमें राज्य और केंद्र दोनों जो है कानून बना सकती हैं, लेकिन केंद्र के द्वारा बनाया गया कानून सर्वोपरि होता है। लेकिन कभी कभी सिचुएशन ऐसी बन जाए जैसे राज्य सूची का कोई विषय हो, राज्य सूची का विषय हो और इस पर केंद्र सरकार को कानून बनाने की जरूरत हो, तो राज्य सूची के विषय पर तो केंद्र सरकार कानून बना नहीं सकती है। लेकिन उसके लिए भी व्यवस्था दिया गया भारतीय संविधान में। आर्टिकल 249 के तहत जो है राज्यसभा को यह विशेषाधिकार दिया गया कि राज्य सूची के अमुक विषय को, राज्य सूची के किसी भी विषय को यह राष्ट्रीय महत्व का विषय जो है घोषित करे। यानी राज्य सूची में दिए, स्टेट लिस्ट में दिए गए किसी भी विषय को यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत यानी विशेष बहुमत से उसे राष्ट्रीय महत्व का विषय अगर जो है घोषित कर दे, तो अब जो है संसद उस पर कानून बना सकती है, यानी लोकसभा यानी केंद्र सरकार अब उस पर कानून ला सकती है। तो दिए हुए प्रश्न में पहला विकल्प 100% सही है। आपात की उद्घोषणा का अनुमोदन करने के लिए संकल्प केवल लोकसभा द्वारा पारित होना चाहिए, यह गलत है। क्योंकि आपातकाल जब जो है स्थिति होती है, राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 352 के तहत या आर्टिकल 356 के तहत या आर्टिकल 360 के तहत जब आपातकाल घोषित किया जाता है तो उसे लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह जो है बारी बारी से पास कराया जाता है। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही होगा, सिर्फ पहला सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सदन का सदस्य हुए बिना इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है, बताने की जरूरत नहीं है। भारत का उपराष्ट्रपति। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, लेकिन फिर भी उसकी जो है अध्यक्षता करता है, सभापति होता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसे राज्यसभा में पहले पुनः स्थापित या पेश नहीं किया जा सकता है? संवैधानिक संशोधन किया जा सकता है, कैग रिपोर्ट, वार्षिक वित्त विवरण जिसको कि भारतीय संविधान में वार्षिक वित्त विवरण कहा गया है, यही जो है आर्टिकल 112 में यही जो है बजट है। बजट शब्द का कहीं पर उल्लेख जो है नहीं किया गया है ना, तो बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है, उसको वहां पर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या वार्षिक वित्त विवरण कहा गया है, और इसे सिर्फ और सिर्फ जो है लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है।
कहां पर? लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। और किसके द्वारा? फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। राज्यसभा में इसे प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। किसी राज्य की सीमाएं बदलने से संबंधित विधेयक भी जो है लाया जा सकता है राज्यसभा में, लेकिन वार्षिक विधेयक सिर्फ और सिर्फ जो है कहां लाया जाएगा? जी हां। तो दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही होगा? तीसरा विकल्प जो है सही होगा। बढ़ते हैं हम लोग किसी भी प्रश्न की तरफ नहीं, क्योंकि आज के सेशन में बस इतना। इन पुस्तकों को प्राप्त करने के लिए आप दिए गए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। आज के इस सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।